Hello everyone, welcome back to the channel of College Wala. I am Sanket Singh and आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन बाइनरी सर्च के ऊपर. लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ बाइनरी सर्च कवर कर लिया है और आज हम लोग इसी डिस्कशन को एक स्टेप और फॉरवर्ड लेके जाने वाले हैं. आज के इस लेक्चर में हम लोग थोड़ी और ट्रिकियर प्रॉब्लम्स को बाइनरी सर्च का यूज करके सॉल्व करेंगे. हम लोग रियलाइज करने की कोशिश करेंगे कि किन डिफरेंट सिचुएशंस में आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो. इनफैक्ट आज के लेक्चर में तो हम लोग कुछ अनसॉर्टेड सिचुएशंस को भी कंसीडर करने वाले हैं जहां पे आप बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट कर पाओगे. काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर बनने वाला है, राइट. लास्ट के जो भी लेक्चर्स हम लोगों ने बाइनरी सर्च के ऊपर करे हैं उसमें हम लोगों ने ये देख लिया था कि एक नॉर्मल सॉर्टेड सी एरे है तब आप किस सिचुएशन में बाइनरी सर्च लगा सकते हो, क्या होता है बाइनरी सर्च, उसका थोड़ा बेसिक कोडिंग इंप्लीमेंटेशन हम लोगों ने देख लिया था. उसके बाद हम लोगों ने सॉर्टेड रोटेटेड एरे का अगर सिचुएशन है जो कि थोड़ा सा सॉर्टेड एरे को और कॉम्प्लिकेट कर देता है, वहां पे आप बाइनरी सर्च कैसे लगा सकते हो, राइट. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस 2 क्लासेस में सॉल्व कर लिए हैं. आज के लेक्चर में हम लोग इसी डिस्कशन को एक स्टेप और फॉरवर्ड लेके जाने वाले हैं, राइट. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू डिस्कस. तो गाइज आज के इस लेक्चर में हम लोग पीक एलिमेंट के ऊपर एक बात करने वाले हैं. ये पीक एलिमेंट का प्रॉब्लम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होता है और मुझसे भी मेरे काफी सारे इंटरव्यूज में सेम क्वेश्चन पूछा गया, राइट. तो इस पीक एलिमेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे. साथ ही साथ 2D मैट्रिक्स की या 2D एरे अगर आपके पास गिवन है तो वहां पे बाइनरी सर्च कैसे लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं. तो ये दोनों प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी आई वुड से डिफरेंट लगने वाली है आपको जो भी हमने प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व करी हैं उसके रिस्पेक्ट में. सो विदाउट एनी फर्दर डिले इन प्रॉब्लम्स के ऊपर हॉप ऑन करते हैं. लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीडब्ल्यू स्किल्स की वेबसाइट को चेकआउट नहीं करा है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग एक बार पीडब्ल्यू स्किल्स की वेबसाइट को चेकआउट कर लें. जो भी लेक्चर्स हम लोग इस C++ की डीएसए सीरीज में पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको नोट्स, असाइनमेंट्स, ये सारे के सारे मटेरियल ऑल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएंगे, राइट. सो डू चेक इट आउट. और अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट्स आते हैं ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन. लास्ट तक वीडियो को देखना है ताकि जो भी 2-3 क्वेश्चंस हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं वो एंड टू एंड आपको समझ में आ जाए. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड लेट्स सी व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन टू सॉल्व. तो चलो यार अपने पहली प्रॉब्लम के ऊपर हॉप ऑन करते हैं, ठीक है. सो व्हाट द फर्स्ट प्रॉब्लम सेज इज दैट गिवन अ माउंटेन एरे. माउंटेन एरे कैसी होती है, कुछ इस टाइप की अगर एरे डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे पहला कुछ पार्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, दूसरा पार्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसी एरे को हम लोग माउंटेन एरे कहते हैं, ठीक है. ऑफ लेंथ ग्रेटर देन 3. आपको हमेशा ये पता होगा कि लेंथ आपकी हमेशा ग्रेटर देन 3 एग्जिस्ट करने वाली है. रिटर्न द ith इंडेक्स सच दैट ARR of 0 is less than ARR of 1 is less than ARR of 2, so on and so forth, less than ARR at I minus 1, less than ARR at I, and then post ARR at I, ARR at I is greater than I plus 1, I plus 2 and so on. इसका मतलब आपकी माउंटेन एरे ना कुछ इस तरीके से दिखती है. ये होती है आपकी माउंटेन एरे. अगर मैं यहां ड्रॉ करूं, ये होती है आपकी माउंटेन एरे. तो ये जो एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट को ये लोग ith एलिमेंट कह रहे हैं सच दैट इस ith एलिमेंट से पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ith एलिमेंट से छोटे हैं और ith एलिमेंट के बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो भी ith एलिमेंट से छोटे हैं. ये आपका लार्जेस्ट एलिमेंट है पूरी की पूरी एरे में. पूरी एरे में आपके पास ये लार्जेस्ट एलिमेंट है, ये बाय डिफॉल्ट आपको गिवन है, ठीक है. आपको यही ith इंडेक्स फाइंड आउट करके लाना है क्योंकि इसके लेफ्ट साइड भी आप देखो सारे एलिमेंट इससे छोटे हैं, इसके राइट साइड भी इससे सारे एलिमेंट छोटे हैं, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल अगर यहां देखो तो 0 4 1 0 माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है और यहाँ पे जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो क्या है आपका 4 है ना. तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है. इस 4 का हमें इंडेक्स रिटर्न करना है, इंडेक्स से 1, तो आंसर आ गया 1, ठीक है. ये हमारे पास प्रॉब्लम इन हैंड है. लेट्स सी कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप इसके ऊपर एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन सोचो, सबसे पहले कुछ ना हो तो ब्रूट फोर्स तो सोचा जाए, है ना. ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लीनियर सर्च का यूज करके आ सकता है. ब्रूट फोर्स लीनियर सर्च का यूज करके लाया जा सकता है ना, क्योंकि लीनियर सर्च क्या कहेगा, आप 0 से लेकर n-1 तक इन सारे इंडेक्सेस पे जाओ. आप 0 से लेकर n-1 तक इन सारे इंडेक्सेस पे जाओ और हर इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपका ith इंडेक्स है चेक कर लो कि I plus 1 is less than I or not and I minus 1 is also less than I or not.
i माइनस 1 इज ऑल्सो लेस देन i डॉट, मतलब ये कंडीशन आप चेक कर लो हर एलिमेंट के लिए, है ना। जो भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही आपका पीक एलिमेंट है, वही आपका लार्जेस्ट एलिमेंट है, आपका काम बन जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अप्रोक्सीमेटली होगी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि आपको मान लो ये एलिमेंट सेकंड लास्ट एलिमेंट मिला, तो सेकंड लास्ट एलिमेंट तक तो जाना पड़ेगा ना, तो वहां तक जाने के लिए आपके एन आइट्रेशंस अप्रोक्सीमेटली खर्च हो चुकी हैं, n-2 हो गए, तो n-2 इज ऑर्डर ऑफ n ओनली। तो इस ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो रहेगा ऑर्डर ऑफ n। अब इसे ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं यार, देखो आपके पास कैसे केसेस हो सकते हैं। एक केस तो आपके पास कुछ ऐसा होगा, एक केस तो ऐसा होगा कि पहला इंक्रीजिंग पार्ट है फिर डिक्रीजिंग पार्ट है। कुछ केसेस में ऐसा भी तो आ सकता है इंक्रीजिंग पार्ट हो ही ना, डिक्रीजिंग पार्ट ही हो, है ना, या फिर सिर्फ इंक्रीजिंग ही पार्ट हो, डिक्रीजिंग पार्ट हो ही ना। ऐसे मतलब कॉर्नर केसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। अच्छा, ऑल्दो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गिवन है कि 3 लेंथ की एटलीस्ट एरे है, तो सोचने के लिए तो आप कह सकते हो कि एटलीस्ट 3 एलिमेंट होंगे जो माउंटेन बना रहे हैं, बट हम लोग एक जनरल सॉल्यूशन फिगर आउट करने की कोशिश कर सकते हैं जो मोस्टली केसेस में काम कर जाए, है ना। अच्छा, तो जनरल सॉल्यूशन को फिगर आउट करने के लिए आपको हर केस को इंडिविजुअली फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है। हम अगर इस माउंटेन के रिस्पेक्ट में ही सर्च करें तो भी बाकी सारी जगह पे ये सॉल्यूशन वर्कआउट कर जाएगा। अच्छा, आप एक चीज सोचो, अगर आप इस डिक्रीजिंग कर्व पे हो, सॉरी इंक्रीजिंग कर्व पे हो, ये कर्व कौन सा है, इंक्रीजिंग कर्व है, ये कर्व है तुम्हारा डिक्रीजिंग कर्व। अगर आप इंक्रीजिंग कर्व पे हो तो इंक्रीजिंग कर्व पे अगर आप कहीं पे भी लाई कर रहे हो, आपको पता है कि आपका जो राइट मोस्ट एलिमेंट है इंक्रीजिंग कर्व का वही है पीक एलिमेंट। आपका जो राइट मोस्ट एलिमेंट है इंक्रीजिंग कर्व का वही है आपका पीक एलिमेंट। राइट मोस्ट एलिमेंट ऑन increasing curve is the peak, right? For example, आपको कुछ ऐसा मिल गया 1 2 3 4 5 6 3 4 3 2 0। अब यहाँ पे आप देखो ये इंक्रीजिंग कर्व है। अब इस इंक्रीजिंग कर्व का जो राइट मोस्ट एलिमेंट है, जो बिगेस्ट एलिमेंट है, वही है हमारा पीक। तो अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो कहीं पे भी, इन किसी एलिमेंट्स पे हो जो इंक्रीजिंग कर्व पे है, तो इन एलिमेंट्स के लेफ्ट साइड पे कभी कोई आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं आता हूं, मेरे को पता है ये लेफ्ट साइड वेस्ट है, किसी भी तरह मैं फिगर आउट कर लूं ना कि मैं अगर इंक्रीजिंग कर्व पे हूं और उसका कोई भी एलिमेंट पकड़ लूं, उस एलिमेंट का लेफ्ट साइड तो प्रॉपर वेस्ट है, राइट साइड पे एलिमेंट हो सकता है जो हमारा पीक एलिमेंट हो, है ना। तो ऐसे इसको सोचने की कोशिश करो, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ऐसा सोचो, ठीक है। तो अगर मैं 3 पे हूं, मुझे पता है 3 से पहले सब कुछ वेस्ट है, 3 के राइट साइड में आंसर होगा। 4 पे हूं, 4 के राइट साइड में आंसर होगा। मान लो मैं 6 पे हूं, अब यार यहाँ तो 6 ही आंसर है, या तो 6 ही आंसर है। इसके राइट साइड कुछ हो या ना हो, लेफ्ट साइड पक्का हमें पता है कुछ नहीं है। तो मैं पता है क्या कह सकता हूं यार, यहाँ पे ना हम लोग एक एलिमेंट को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पीक एलिमेंट है, और मैं सर्च स्पेस को 2 हिस्सों में डिवाइड करता हुआ देख पा रहा हूं कि यार अगर मैं किसी भी एलिमेंट को पकड़ूं तो लेफ्ट साइड डेफिनेटली बेकार है, राइट साइड पे आंसर हो सकता है, या फिर ये एलिमेंट खुद भी आंसर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 6 ही आया, 6 के लेफ्ट साइड सब बेकार है, बट 6 खुद भी एक आंसर है। तो अगर आप इंक्रीजिंग कर पे हो, आप किसी भी एलिमेंट को पकड़ो, वो एलिमेंट हो सकता है आपका आंसर हो, बट उसके लेफ्ट साइड कभी आपका कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे सर्च स्पेस को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर पा रहा हूं, जहां पे एक हिस्सा डेफिनेटली दूसरे पार्ट से अलग है प्रॉपर्टी के बेसिस पे, और एक पार्ट को मैं डिस्कार्ड कर सकता हूं। क्योंकि किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे अलग हो यार, तुम लेफ्ट साइड में सब कुछ इंक्रीजिंग है, राइट साइड में कुछ पार्ट इंक्रीजिंग हो सकता है, कुछ पार्ट डिक्रीजिंग हो सकता है, तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे दोनों अलग हो गए। और यही चीज अगर आप डिक्रीजिंग में देखो, यही चीज डिक्रीजिंग में देखो, यार मुझे पता है डिक्रीजिंग है, इसके राइट साइड पे कभी कुछ नहीं मिलने वाला, या तो यही एलिमेंट होगा आंसर, बट मैं डिक्रीजिंग करना 6 के बाद, मतलब पीक के बाद से डिक्रीजिंग वाली एरे स्टार्ट कर रहा हूं। तो अब मुझे पता है कि या तो 2, ये 2 तो आंसर नहीं है, और 2 के राइट साइड भी नहीं है, तो 2 के लेफ्ट साइड आंसर हो सकता है, क्योंकि 2 का जो राइट साइड है ना वो सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर के एलिमेंट है, बट 2 के लेफ्ट साइड कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैं डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं यहां पे ये देख पा रहा हूं कि मैं अपनी सर्च स्पेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं, सच दैट एक हिस्सा दूसरे हिस्से से किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिफरेंट है, और मैं चॉइस ले सकता हूं कि यार इस हिस्से को डिस्कार्ड कर देते हैं, इस हिस्से को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये जो मुझे चॉइस मिल रही है ना, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है सवाल को, और इसी वजह से हम लोग बाइनरी सर्च की तरफ मूव कर सकते हैं। हम लोग बाइनरी सर्च की तरफ मूव कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि जो मेरी सर्च स्पेस है ना, वो ये पूरी एरे है, ये सारे एलिमेंट्स में से ही कोई एक एलिमेंट है जो मेरा पीक एलिमेंट है,
मैं हर बारी अपने सर्च स्पेस को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। अगर मेरा जो मिडल एलिमेंट है वो इंक्रीजिंग कर्व पे आया तो मुझे पता है, हो सकता है मिडल एलिमेंट ही मेरा आंसर हो या मिडल के राइट साइड मेरा आंसर हो, लेफ्ट साइड तो कभी मेरा आंसर नहीं होगा अगर मिडल इंक्रीजिंग कर्व पे आ गया। और यही मान लो मिडल अगर डिक्रीजिंग कर्व पे आया तो मुझे पता है कि राइट साइड पे और इस मिडल एलिमेंट पे कोई आंसर नहीं है, आंसर हमेशा लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करेगा। तो देखो इस बेसिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग चीजें कर सकते हैं। तो मैं एक एरे यहां पे लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 3 2 0। ठीक है, ये हमारी एरे हो गई। इंडेक्सिंग कर लेते हैं। ठीक है, मिड एलिमेंट निकाला, मिड एलिमेंट आया 5। एक आंसर मेंटेन करके चलते हैं, इनिशियली -1 कुछ भी रख दो, इनिशियली नल रख दो। अच्छा, अब यहां पे मिडल एलिमेंट है, आपको कैसे पता लगेगा ये मिडल एलिमेंट इंक्रीजिंग कर्व पे है डिक्रीजिंग कर्व पे है? ये सोचने की बात है ना कि मिडल एलिमेंट इंक्रीजिंग कर्व पे डिक्रीजिंग कर्व पे, तो बात पता करना बड़ा मुश्किल है, बट टेक्निकली इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप चेक कर लो a ऑफ मिड -1 इज लेस देन a ऑफ मिड, मतलब इसका पिछला एलिमेंट इससे छोटा है, तो पक्का इंक्रीजिंग कर्व पे है। अगर ये इंक्रीजिंग कर्व पे है तो या तो यही एलिमेंट मेरा आंसर है या इसके राइट साइड कोई मेरा आंसर है। तो मैं क्या कहूंगा, ये लो था ये हाई था, मैं कर दूंगा लो इज इक्वल्स टू मिड +1 और आंसर इज इक्वल्स टू मिड। आंसर में 4 स्टोर हो जाएगा, इंडेक्स 4। और चलो दोबारा करते हैं। अब मिड निकाला, 8 + 5 13, 13/2 6, मिड निकाला। अब यहां पे a ऑफ मिड -1 इज लेस देन मिड, नो, तो ये तो अब डिक्रीजिंग कर्व पे है। डिक्रीजिंग कर्व पे मुझे पता है मेरा आंसर मुझे नहीं मिलेगा। हाई इज इक्वल्स टू मिड -1, तो हाई और लो दोनों 6 पे आ गए, राइट। मिड निकालो, सिंगल एलिमेंट आ रहा है, ये सिंगल एलिमेंट ही आपका आंसर है। अब यहां पे आप ये मिड -1 मिड ये सब चेक करोगे तो कोई ज्यादा फायदा आपको मिलने नहीं वाला, क्योंकि ऑफकोर्स ये आंसर, बट स्टिल अगर आप चेक लगा ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो सिंपली आप हाफ ऑफ द सर्च स्पेस को एक बारी में डिस्कार्ड करो, आपको आंसर मिल जाएगा। लॉग ऑफ n हो जाएगी कंप्लेक्सिटी, राइट, ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ n हो जाएगी कंप्लेक्सिटी, क्योंकि हर आइटरेशन में हाफ ऑफ द सर्च स्पेस डिस्कार्ड हो जाती है। और बस इसी प्रॉपर्टी पे डिस्कार्ड होती है कि यार इंक्रीजिंग कर्व है तो इस इंक्रीजिंग कर्व के लेफ्ट साइड कभी कुछ नहीं मिलेगा, राइट साइड ही मिलेगा मिड के, और डिक्रीजिंग कर्व है तो राइट साइड पे कभी कुछ नहीं मिलेगा, लेफ्ट साइड ही मिलेगा। एंड ऑल देन यू हैव टू डू कि आप फिगर आउट कर लो कि कहां पे कौन सा इंडेक्स है, इंक्रीजिंग इंडेक्स इंक्रीजिंग कर्व पे इंडेक्स है, डिक्रीजिंग कर्व पे इंडेक्स है, उस बेसिस पे अपने सर्च स्पेस को रिड्यूस करने की कॉल ले लो, आपका आंसर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। तो चलो यार, अब हम लोग अपनी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान देते हैं कि कैसे हम लोग इस माउंटेन एरे वाले प्रॉब्लम को कोड कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एक वेक्टर इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, उसके बाद हम लोग एक इंट रिटर्न करेंगे, पीक इन माउंटेन एरे, फंक्शन का नाम रख देते हैं पीक इन माउंटेन एरे। एक वेक्टर ऑफ इंट पास कर देंगे एंड इनपुट, और इसमें हमें पीक एलिमेंट या बिगेस्ट एलिमेंट फिगर आउट करके लाना है। चलो, तो मैं सर्च स्पेस डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। इंट लो इज इक्वल्स टू 1, हाई इज इक्वल्स टू इनपुट डॉट साइज -1, ठीक है। अब लो 1 क्यों कह रहे हैं, लो को 1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एटलीस्ट 3 लेंथ के एरे तो है ही, तो और अगर वो माउंटेन एरे है तो 0th इंडेक्स पे एलिमेंट तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, बट स्टिल अगर आप इसको मॉडिफाई करके 0 कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हम लोग कहेंगे वाइल लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई, मिड निकाल लेते हैं, लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2, ये तो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं बाइनरी सर्च में कई बारी, है ना। अब हम लोग चेक कर लेंगे कि यार अगर इनपुट ऑफ मिड इज ग्रेटर देन इनपुट ऑफ मिड -1, तो वी आर एट इंक्रीजिंग कर्व, हम लोग इंक्रीजिंग कर्व पे तो हमारा आंसर मिड हो सकता है, और हम लोग और राइट साइड जाएंगे, लो इज इक्वल्स टू मिड +1, एल्स हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे, हाई इज इक्वल्स टू मिड -1, ठीक है। एक आंसर फिगर आउट कर लेते हैं, इंट आंसर इज इक्वल्स टू -1, दैट्स इट। फाइनली मैं आंसर रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न आंसर, राइट। तो देखो काफी बेसिक बाइनरी सर्च के इंप्लीमेंटेशन से मेरा काम हो जाएगा। और यहां पे एक वेक्टर ऑफ इंट दे देते हैं इनपुट, लेट्स से 0 4 1 0, और हम लोग कर देंगे सी आउट
पीक एलिमेंट इन माउंटेन एरे और एरे पास कर देते हैं इनपुट। चलो स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं फाइल को। कूल, आई गेस ये कंपाइलर इशू है, तो यूजर इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ इंट इनपुट int n cnn, हर बार एक एलिमेंट का इनपुट लेंगे और उसको इंसर्ट कर लेंगे इनपुट में, ठीक है, और इनपुट पास कर देंगे। चलो टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और टर्मिनल पे ही सीधा रन कर लेंगे। चलो इनपुट देते हैं, 4 लेंथ का इनपुट देंगे, 0 4 1 0। आंसर आ रहा है 1, फर्स्ट इंडेक्स आ रहा है आंसर में, है ना। सही लग रहा है चीज। और भी किसी इनपुट के लिए आप रन करके देख सकते हो। तो को क्लियर कर लेते हैं कंसोल। ठीक है, एक और इनपुट के लिए रन करके देखते हैं। लेट्स से 6 लेंथ की एरे, 0 2 4 3 0 -1। आंसर आ रहा है 2, सेकेंड इंडेक्स आ रहा है आपका आंसर, राइट। ये काफी सिंपल रहने वाला है। यहां पे आप एक मॉडिफिकेशन कर सकते हो, इफ यू हैव टू जस्ट ऑलवेज मेक श्योर कि आपके पास हमेशा बिगेस्ट एलिमेंट ही आ रहा हो। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन में मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा मिड कर सकते हो कि यार लास्ट जो भी आंसर था हमेशा उससे बिगर वैल्यू अगर आती है तो ही हम लोग आंसर को अपडेट करेंगे, वरना हम लोग आंसर को अपडेट नहीं कर रहे होंगे। ये एक स्मॉल चेक आप लगा सकते हो एंड देन एवरीथिंग शुड इवन वर्क फाइन एंड दैट्स इट, राइट। तो देखो काफी आसान तरीके से हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर लिया। बाइनरी सर्च की बहुत ही बेसिक इंप्लीमेंटेशन है ये, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम होता है। बट इस प्रॉब्लम को ना अब हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं। इसी प्रॉब्लम का एक और ओवरऑल जनरल केस लेंगे जहां पे हमारे पास सिर्फ एक माउंटेन एरे नहीं है, एक एरे में बहुत सारे माउंटेन्स हो सकते हैं, मतलब एक टोटली अनसॉर्टेड टाइप की एरे भी हो सकती है, और वहां पे हमें कुछ फिगर आउट करके लाना होगा। तो इसी सॉल्यूशन का बहुत हद तक मॉडिफिकेशन हो रहा होगा वहां। सो लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम सेज और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और कंक्रीटली समझ पाए। तो चलो यार, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रही है अ पीक एलिमेंट इज एन एलिमेंट दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इट्स नेबर्स। तो अब यहां पे भी हम लोगों ने पीक एलिमेंट को डिफाइन किया है ना। ऐसा एलिमेंट जो अपने नेबर से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, मतलब अगर आपके पास a ऑफ i है तो वो बड़ा होना चाहिए a ऑफ i प्लस 1 से और a ऑफ i माइनस 1 से। अगर आपके पास ऐसा कोई एलिमेंट है तो वो पीक एलिमेंट है। अब ऐसा ही सिमिलर केस आपने कहां पे देखा था, लास्ट माउंटेन एरे वाले क्वेश्चन में भी देखा था, वहां पे भी यही होता था पीक एलिमेंट। गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे, आपके पास एक जीरो इंडेक्स्ड एरे है, फाइंड अ पीक एलिमेंट एंड रिटर्न इट्स इंडेक्स। आपको कोई एक पीक एलिमेंट फिगर आउट करके लाना है और उसको उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। इफ द एरे कंटेन्स मल्टीपल पीक्स रिटर्न द इंडेक्स टू एनी ऑफ द पीक्स। अगर आपके पास एरे में एक से ज्यादा पीक है, यहीं पे एक कैच एग्जिस्ट कर रहा है, अगर आपके पास एरे में एक से ज्यादा पीक है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक पीक का इंडेक्स रिटर्न कर सकते हो। और आप ये इमेजिन कर सकते हो कि नम्स एट -1 मतलब जीरोथ इंडेक्स के लेफ्ट साइड एंड नम्स एट n लास्ट इंडेक्स के राइट साइड माइनस इंफिनिटी है, मतलब यहां तो स्मॉलर एलिमेंट्स ही हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एरे क्या है, पूरी अनसॉर्टेड सी एरे है, पूरी अनसॉर्टेड एरे है। अब अनसॉर्टेड एरे इसका मतलब अगर मैं इसे प्लॉट करने की कोशिश करूं आपके सामने तो देखो कैसा लग रहा है, 1 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 2 1 2 फिर 6 फिर 10 फिर एकदम से 3, राइट। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये बहुत सारे दो पीक बन रहे हैं। यहाँ पे एक पीक आपका बन रहा है, ये एक पीक आपका बन रहा है ये। तो अगर आपके पास अनसॉर्टेड एरे है, अनसॉर्टेड एरे के केस में तो बहुत सारे पीक एलिमेंट्स होंगे ना, ऐसे आपके पास बहुत सारे पीक्स एग्जिस्ट कर सकते हैं।
लास्ट वाले पीक से बड़े पीक भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पीक एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब आपको यहां पे फिगर आउट करना है कि आप कैसे एलिमेंट को फाइंड करोगे। तो देखो अभी हम लोगों ने एक माउंटेन एरे का क्वेश्चन किया, अगर मैं ये बात एस्टैब्लिश कर दूं कि यार एक पूरा पीक ना एक माउंटेन एरे टाइप है और बहुत सारे माउंटेन एरे मिलके एक अनसॉर्टेड एरे टाइप बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चन के बेसिस पे ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। अब सोचने की बात क्या है कि मान लो अगर आपके पास प्योरली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता तो उस केस में भी क्या होता, अगर आप यहां पे इसको मिडल एलिमेंट ले लो, मतलब मैं यहां पे बाइनरी सर्च लगाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में अपने माउंटेन एरे वाले क्वेश्चन में पीक एलिमेंट को बाइनरी सर्च से फिगर आउट कर लिया था, बट वहां पे एक ही माउंटेन थी, स्टिल कंट्रोलेबल सिचुएशन था। यहां पे तो प्रॉपर अनसॉर्टेड सी एरे एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर मान लो अनसॉर्टेड एरे नहीं होती, प्रॉपर सॉर्टेड इंक्रीजिंग ऑर्डर में एरे होती, तो पीक एलिमेंट कहां होता? आपके हमेशा राइट साइड पे एग्जिस्ट करता। मतलब अगर आप इंक्रीजिंग कर्व पे हो तो आपके हमेशा राइट मोस्ट एलिमेंट पे पीक एलिमेंट होगा। तो अगर मैंने मिड कैलकुलेट करा और मुझे पता लग गया ये मिड एक इंक्रीजिंग कर्व पे है, तो मेरा लेफ्ट साइड तो पूरा वेस्ट है, राइट साइड पे ही आंसर होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर प्रॉपर इंक्रीजिंग कर्व है तो आपको लेफ्ट साइड डिस्कार्ड कर देना चाहिए, राइट साइड पे जाना चाहिए। और इसी तरीके से अगर प्रॉपर डिक्रीजिंग कर्व है और आपने यहां पे मिड कैलकुलेट करा, अब यहां पे आपका राइट साइड वेस्ट है क्योंकि जो पीक एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड पे है। ये है हमारा पीक एलिमेंट, पीक एलिमेंट जो है वो लेफ्ट साइड पे है ना, ये वाली सिचुएशन है। चलो अब इन सब का जनरल केस यहां पे बन के आ रहा है कि यार अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंक्रीजिंग कर्व है या सिर्फ डिक्रीजिंग कर्व है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, प्रॉपर ऐसे अनसॉर्टेड सी सिचुएशन हो सकती है। यार मैं कहता हूं मान लो आपने मिड कैलकुलेट करा, मिड यहां आ गया, इस एलिमेंट पे कुछ तो मिड आ गया। अब सोचने की बात क्या है, ये मिड इंक्रीजिंग कर्व पे है ना। आई नो इस मिड से पहले भी एक पीक है, इस मिड के बाद भी एक पीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मिड एक इंक्रीजिंग कर्व पे है, मैं डैम श्योर हूं कि राइट साइड पे एटलीस्ट एक पीक तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, लेफ्ट साइड पे पीक हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, और थोड़ा इस तरफ से लेते हैं, ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मान लो ये तुम्हारा मिड एलिमेंट आया, अब यहां पे ये मिड एलिमेंट इंक्रीजिंग कर्व पे है, या राइट साइड पे मैं श्योर हूं कि एटलीस्ट एक तो पीक एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर ये पूरा भी इंक्रीजिंग होता तो भी राइट मोस्ट एलिमेंट मेरा पीक होता है ना, राइट मोस्ट एलिमेंट मेरा पीक होता। बट लेफ्ट साइड के लिए मैं श्योर नहीं हूं, देखो यहां पे लेफ्ट साइड पे कोई पीक नहीं है, जबकि यहां पे लेफ्ट साइड पे पीक है। सो लेफ्ट साइड के लिए मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता कि यहां पे पीक एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन राइट साइड के लिए मैं बहुत ही श्योरिटी से कह सकता हूं कि यहां पे एटलीस्ट एक पीक तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। मान लो मिड यहां आ गया तो भी एक पीक तो एग्जिस्ट करता ही करता है। तो अगर आपका मिड इंक्रीजिंग कर्व पे है तो आप लेफ्ट साइड को डिस्कार्ड कर दो, राइट साइड को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि यही आपका कॉरेस्पॉन्डिंग पीक एलिमेंट स्टोर करके रख रहा होगा। और मान लो इसकी सिचुएशन थोड़ी ऐसे चेंज होगी, मान लो अब आप डिक्रीजिंग कर्व पे आ गए, मान लो कभी मिड यहां आ गया, ये डिक्रीजिंग कर्व है। अब डिक्रीजिंग कर्व में हम लोगों ने क्या सीखा था, डिक्रीजिंग कर्व में हमने देखा था कि राइट साइड की कोई श्योरिटी नहीं है, पर लेफ्ट साइड पे पक्का पीक होगा। तो अगर मान लो ये वाला कर्व ऐसा होता, ठीक है, ऐसा कुछ कर्व होता, यहां पे कहीं हमारे पास मिड आता, अब ये मिड डिक्रीजिंग कर्व पे है, ये मिड डिक्रीजिंग कर्व पे है, डिक्रीजिंग कर्व पे मुझे पता है राइट साइड वेस्ट है, मतलब राइट साइड पे कुछ हो सकता है नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल यहां पे इस राइट साइड में पीक है, बट कुछ ऐसे केस होंगे जहां पे पीक नहीं होगा, तो राइट साइड पे तो मैं बेट नहीं ले सकता, बट लेफ्ट साइड पे डेफिनेटली मैं ये बेट ले सकता हूं कि एटलीस्ट एक पीक होगा ही होगा, एंड दैट्स इट। अब यहां पे भी आप अपनी सर्च स्पेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर पा रहे हो। अगर आप इंक्रीजिंग कर्व पे हो तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड पे आंसर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, बट राइट पे पक्का आंसर होगा। अगर आप डिक्रीजिंग कर्व पे हो तो राइट साइड पे आंसर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट यू आर डैम श्योर कि लेफ्ट साइड पे आंसर पक्का एग्जिस्ट कर रहा होगा। और इसी तरीके से आप हर बारी अपनी हाफ ऑफ द सर्च स्पेस को डिस्कार्ड कर दो, हाफ ऑफ द सर्च स्पेस को डिस्कार्ड कर दो, तो आप ऑर्डर ऑफ लॉग एन में यूजिंग बाइनरी सर्च इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। देखो अनसॉर्टेड एरे थी फिर भी बाइनरी सर्च लग गया, यही एसेंस है बाइनरी सर्च का, कि जरूरी नहीं है एरे सॉर्टेड ही हो। अनसॉर्टेड में अगर एक पर्टिकुलर टाइप की कंडीशन हम जनरेट कर दें ताकि दो हाफ्स को हम लोग डिवाइड कर पाए किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, देन बाइनरी सर्च इज एप्लीकेबल, राइट। और जो यहां पे हम लोग देख भी पा रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप इंक्रीजिंग कर्व पे हो, फॉर एग्जांपल
यहाँ पे मान लो आप 2 पे, आप इंक्रीजिंग कर्व पे हो, लेफ्ट साइड को छोड़ो, लेफ्ट साइड पे हो सकता है एलिमेंट हो या ना हो, राइट साइड पे पक्का एक पीक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। और अगर इसका ऑपोजिट है कि आप डिक्रीजिंग कर्व पे हो, तो अगर आप डिक्रीजिंग कर्व पे हो यहां पे, तो यार आपके राइट साइड का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है एलिमेंट हो या ना हो, बट लेफ्ट साइड पे पक्का एलिमेंट होगा, आप लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट कर जाओ। यूजिंग दिस सिंपल अप्रोच हम लोग बाइनरी सर्च को इवेलुएट करके ला सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में भी। दिस प्रॉब्लम कैन बी वेरी सिंपली सॉल्व यूजिंग बाइनरी सर्च। इसकी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन देखते हैं और फिर हमें पता लगेगा कि काफी हद तक सिमिलर रही है कोडिंग इंप्लीमेंटेशन बाइनरी सर्च की, क्योंकि अगर आपने माउंटेन एरे वाला क्वेश्चन किया, यहाँ पे तो क्या मल्टीपल माउंटेन्स है, वहां पे भी यही कर रहे थे ना, वहां पे एक ही माउंटेन एग्जिस्ट कर रहा था। जब एक ही माउंटेन एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर मिड इंक्रीजिंग कर पे तो तुम्हारा आंसर राइट साइड है, मिड अगर डिक्रीजिंग कर पे तो तुम्हारा आंसर लेफ्ट साइड पे है। अब यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन है, तो लॉजिक हमने वही रखा है कि इंक्रीजिंग कर पे है तो लेफ्ट साइड पूरा डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि हो सकता है माउंटेन हो, अगर ऐसी एरे हुई तो हो सकता है माउंटेन ना भी हो। सेम थिंग हियर एंड दैट्स इट। तो चलो इसकी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हाउ कैन वी कोड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन पीक एलिमेंट्स। चलो यार, अब हम लोग अपने पीक एलिमेंट को कोड करने की कोशिश करते हैं, है ना। सबसे पहले मैं एक वेक्टर इंक्लूड कर लूंगा और यहां पे मैं एक फंक्शन लिखूंगा इंट फाइंड पीक, एक वेक्टर का इनपुट ले लूंगा बाय रेफरेंस, ठीक है। लो और हाई प्रिपेयर कर लेते हैं, तो सबसे पहले वेक्टर का साइज निकाल लेता हूं, इनपुट डॉट साइज इंट लो इज इक्वल्स टू 0, हाई इज इक्वल्स टू n-1, वाइल लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई, सेम बाइनरी सर्च का सिमिलर सा टेम्पलेट है। लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2, ठीक है। अब देखो यार, अगर आपका मिड 0th इंडेक्स पे आ गया, मतलब आप लेफ्ट साइड तो चेक कर ही नहीं सकते, तो आप बस ये चेक कर लो कि आपका जो जस्ट राइटवर्ड्स वाला एलिमेंट है वो अगर आपसे छोटा है तो मिड ही हमारा पीक एलिमेंट है, वरना राइट साइड पे जाना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ इनपुट ऑफ मिड इज ग्रेटर देन इनपुट ऑफ मिड प्लस 1, तो हम लोग 0th इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। कैन आई से दैट? ठीक है। अदरवाइज एल्स इफ अगर मिड हमारा लास्ट इंडेक्स हो गया, तो इफ इनपुट ऑफ मिड इज ग्रेटर देन इनपुट ऑफ मिड -1, तो हम रिटर्न कर देंगे n-1, अदरवाइज हम लोग रिटर्न कर देंगे n-2, है ना। और अगर आप लास्ट इंडेक्सेस पे नहीं हो, तब तो आप मिडल किसी मतलब बीच में किसी इंडेक्स पे हो, तो जो भी आपको मिडल एलिमेंट मिलता है आप उसको चेक कर लो कि क्या वो आपके नेबर से बड़ा है या नहीं है। तो मिड +1 से बड़ा है या नहीं है, एंड मिड -1 से बड़ा है या नहीं है। अगर ऐसा है तो रिटर्न मिड। एल्स इफ अगर हम लोग इंक्रीजिंग कर्व पे हैं, तो हमें कहां जाना है, राइट साइड जाना है हमेशा, लो इज इक्वल्स टू मिड +1, अदरवाइज हमें हमेशा लेफ्ट साइड जाना है, राइट इज इक्वल्स टू मिड -1। ठीक लग रहा है? कूल। अगर कभी हमने बीच में रिटर्न नहीं करा है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे -1, ऑल्दो इस केस की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉपी करके ले आते हैं कोड को, इनपुट लेने वाले कोड को, ठीक है। सी आउट फाइंड पिक, चलो रन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लो 10 लेंथ की एरे ले लेते हैं, 3 4 5 1 9 10 2 6, ठीक है, 8 2। तो यहाँ पे रिटर्न हो रहा है 8th इंडेक्स, सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th इंडेक्स है। देखो 8 6 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, सही लग रहा है आंसर। एक और एरे देते हैं 5 लेंथ की, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 आ रहा है आंसर, सही है। 5 4 3 2 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एरे देते हैं तो 0 आ रहा है, ये भी सही लग रहा है। एक 3 लेंथ की एरे देते हैं, नॉर्मल माउंटेन एरे, तो यहाँ पे भी आंसर सही आ रहा है। सो द ओवरऑल कोडिंग इंप्लीमेंटेशन इज वर्किंग फाइन, सही तरीके से हम लोगों की कोडिंग इंप्लीमेंटेशन चल रही है, राइट। और ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, क्योंकि देखो आप हमेशा क्या कर रहे हो, बस बाइनरी सर्च लगा रहे हो।
यही वाले कंडीशंस मोस्टली एग्जिस्ट कर रहे होंगे, अदरवाइज ये कंडीशंस तो कब आएंगे, जब आपने ऑलमोस्ट अपनी बाइनरी सर्च कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर लिया, आप एकदम लास्ट पे पहुंच चुके हो, तभी आपके पास ये सिचुएशंस एग्जिस्ट कर रही होंगी। सो आई होप कि ये माउंटेन एरे और पीक एलिमेंट फाइंड करने वाला जो क्वेश्चन है सबको क्लियर है। इन क्वेश्चंस में हमने अनसॉर्टेड एरे के ऊपर बाइनरी सर्च चलाई है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोचने की बात है। कई लोगों को लगता है बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड एरे पे लगता है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास अनसॉर्टेड एरे है और प्रॉब्लम की डिमांड या सिचुएशन ऐसी है जहां पे आप अपने सर्च स्पेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, राइट, सच दैट दोनों हिस्से एक दूसरे से अलग हैं किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, और आप उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिस्कार्ड या सेलेक्ट कर सकते हो, तो बाइनरी सर्च को सोचना काफी ज्यादा आसान है। सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो मेकिंग सेंस टू एवरीवन। तो चलो यार, अब हम लोग अपनी थर्ड प्रॉब्लम के ऊपर हॉप ऑन करते हैं और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या स्पेशल है। तो अभी तक जब भी आप लोग बाइनरी सर्च अप्लाई करते थे, हम लोग हमेशा बाइनरी सर्च को एक 1D एरे पे अप्लाई करने की कोशिश करते थे। यहां पे अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, यहां पर हम लोग बाइनरी सर्च को अप्लाई करने वाले हैं 2D एरे पे। ये चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स सी, प्रॉब्लम कहती है कि सर्च द टारगेट वैल्यू इन अ 2D इंटीजर मैट्रिक्स ऑफ डिमेंशंस n क्रॉस m एंड रिटर्न 1 इफ फाउंड एल्स रिटर्न 0। मतलब आपको एक n क्रॉस m मैट्रिक्स गिवन है, इसमें आपको एक एलिमेंट को फिगर आउट करके लाना है। अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो आपको 1 रिटर्न करना है, वरना आपको 0 रिटर्न करना है। द मैट्रिक्स हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इंटीजर्स इन ईच रो आर सॉर्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हर रो के जो इंटीजर्स हैं वो लेफ्ट टू राइट सॉर्टेड है, ठीक है। द फर्स्ट इंटीजर ऑफ ईच रो इज ग्रेटर देन द लास्ट इंटीजर ऑफ द प्रीवियस रो। हर रो का जो फर्स्ट इंटीजर है वो पिछली रो के लास्ट इंटीजर से बड़ा है, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल होने वाली है। तो देखो, जैसे ये मैट्रिक्स है, देखो हर रो अपने में सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 3 5 7 10 11 16 20, हर रो के सारे एलिमेंट्स आपस में सॉर्टेड है। साथ ही साथ पिछली वाली रो का लास्ट एलिमेंट नेक्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है, 7 इज लेस देन 10, राइट। तो अगर इस मैट्रिक्स में हमें फिगर आउट करके लाना है कि हमारा टारगेट एलिमेंट प्रेजेंट है नहीं है, तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन सोचते हैं। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या कहेगा कि यार हमें नहीं पता कि पूरे मैट्रिक्स पे एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो एक काम करते हैं ना, पूरा मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं, रो बाय रो कॉलम बाय कॉलम हर एक एलिमेंट पे जाते हैं, हर एक एलिमेंट पे जाते हैं और चेक करते हैं कि एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नहीं करता। जैसे मुझे एलिमेंट मिल गया मैं रिटर्न कर दूंगा 1। अगर पूरा मैट्रिक्स मैंने पढ़ लिया और मुझे कभी एलिमेंट नहीं मिला तो मैं रिटर्न कर दूंगा 0। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ nm, क्योंकि आपको वर्स्ट केस में सारे एलिमेंट्स को टच करना होगा, सारे एलिमेंट्स को रीड करना होगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n इंटू m, क्यों, क्योंकि n क्रॉस m का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ठीक ठाक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सोचते हैं क्या इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप एक चीज विजुलाइज करो तो ये जो रोज हैं, ये रोज आपस में सॉर्टेड है ना, ये रोज इंडिविजुअली सॉर्टेड है। और मुझे पता है कि अगर मेरे पास एक सॉर्टेड एरे का अरेंजमेंट होता है ना, तो सॉर्टेड एरे के अरेंजमेंट में अगर कोई भी सर्चिंग करनी है हमें, तो मैं बहुत आसानी से बाइनरी सर्च का यूज करके कर पाता हूं। तो क्यों ना मैं अभी, अगर तुम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखो, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या हो रहा है, हर रो के सारे एलिमेंट्स पे जाते हैं, हर रो के सारे एलिमेंट्स पे जाते हैं, हर रो के सारे एलिमेंट्स पे जाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा टारगेट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं ये लीनियर सर्च नहीं है रो वाइज, कि हर रो में जाके आप लीनियर सर्च कर रहे थे ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में, कि हर एलिमेंट पे जाओगे हर रो के, क्योंकि हर रो को आप एक इंडिविजुअल एरे के फॉर्म में विजुलाइज कर सकते हो। अब क्योंकि ये इंडिविजुअल एरे सॉर्टेड है, तो हर रो पे लीनियर सर्च करने की जगह क्यों ना मैं हर रो पर बाइनरी सर्च कर लूं। टू ऑप्टिमाइज, हाउ अबाउट वी डू बाइनरी सर्च ऑन ईच रो, राइट। हर रो पे बाइनरी सर्च लगा लो। अब देखो, अगर n रोज हैं और m कॉलम्स हैं, तो हर रो पे जाके आप बाइनरी सर्च लगाओगे। बाइनरी सर्च एक रो के सारे एलिमेंट्स पे लगेगा। एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं, सो log m टाइम लगेगा एक रो पे बाइनरी सर्च करने में। n रोज हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n log m। n log m में आप सर्चिंग कर पाओगे, क्यों, क्योंकि आप हर रो पे जाओगे, n रोज है, हर रो की लेंथ कितनी है, m है, क्योंकि m कॉलम्स है, और इन्हीं m कॉलम्स में आपको बाइनरी सर्च लगाना है। तो पहले यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा लो, फिर यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा लो, फिर यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा लो, क्योंकि इंडिविजुअल एरे सॉर्टेड है।
लॉग एम टाइम लगेगा एक बाइनरी सर्च करने में, और एन टाइम्स आपको करना है तो एन लॉग एम। ये चीज सॉर्टेड है। अच्छा, कुछ और ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं क्या? क्योंकि देखो, अगर मेरे पास सिर्फ फर्स्ट वाली कंडीशन होती ना कि हर एक रो सॉर्टेड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तब तो ये वाला सोल्यूशन बढ़िया रहता, ये वाला सोल्यूशन गुड टू गो होता। लेकिन मेरे को एक और चीज गिवन है क्वेश्चन में कि यार पिछली रो का लास्ट इंटीजर नेक्स्ट रो के फर्स्ट इंटीजर से छोटा है। क्या इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं? चलो देखते हैं। अगर आप इस मैट्रिक्स को पकड़ो, ठीक है, ये मैट्रिक्स मैं बना लेता हूं। चलो 1 3 5 7 10 11 16 20 23 30 34 50, ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब तुम देखो कि क्योंकि हर रो का लास्ट एलिमेंट नेक्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है, तो अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स को एक के बाद एक लिखूं, या मैं कहूं इन सारे एलिमेंट्स को मैं ऑर्डर वाइज एक एरे में स्टोर कर लूं, ऐसे एक 1D एरे में स्टोर करूं, तो ये 1D एरे सॉर्टेड होगी राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि रोज आपस में तो सॉर्टेड ही हैं, ये रो सॉर्टेड है, ये रो सॉर्टेड है, ये रो सॉर्टेड है, और पिछली रो का लास्ट एलिमेंट नेक्स्ट रो के सबसे छोटे एलिमेंट से भी छोटा है। तो मुझे पता है 7 इज लेस देन 10, मुझे पता है 20 इज लेस देन 23। तो अगर इन सारे एलिमेंट्स को मैंने सीक्वेंस ऑर्डर में एक 1D एरे में स्टोर कर लिया, तो मेरा काम बन जाएगा राइट। मैं यहाँ पे इस सॉर्टेड एरे पे बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ। इस एरे की लेंथ क्या है? n इंटू एम, राइट, इस एरे की लेंथ है n इंटू एम। तो अब मैं अगर इसको स्टोर कर लूं ऑर्डर ऑफ nm का स्पेस स्पेंड करके, कि मैंने एक 1D एरे बना ली सेपरेट, उसमें सारे एलिमेंट्स को कॉपी कर लिया, और फिर उस 1D एरे पे, उस गिवन 1D एरे पे मैंने बाइनरी सर्च लगा दिया, तो ऑर्डर ऑफ log nm में, क्योंकि एरे की लेंथ क्या है nm, अगर n लेंथ की एरे होती है तो log n टाइम लगता है सर्च करने में, log n टाइम लगता है, तो nm लेंथ की एरे है तो log nm टाइम लगेगा। log nm टाइम में मेरा काम बन जाएगा। मैं यहाँ पे इस पूरी एरे में सर्च कर सकता हूँ अपने एलिमेंट। मान लो आपको 23 सर्च करना है, तो आप अपनी एरे को हर बारी 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे, एक हिस्से में दूसरे हिस्से से अलग प्रॉपर्टी होगी, 1/2 डिस्कार्ड करोगे, 1/2 एक्सेप्ट करोगे, और इस प्रोसेस को आप रिपीट करोगे। लॉग ऑफ nm टाइम में काम हो जाएगा। देखो काफी ऑप्टिमाइज हो गया सोल्यूशन राइट। nm से n log m आए और अब log nm में आ गए, बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन हमने कर दिया है। इकलौता पीस ऑफ द पजल है कि क्या इस स्पेस को अवॉइड कर सकता हूं, मतलब क्या जरूरी है मुझे इस एरे में चीजों को कॉपी करना, क्योंकि मुझे पता है इस एरे की इंडेक्सिंग कहां से है, 0 से nm-1 तक है। क्या इस एरे को बनाए बिना मैं इस 2D एरे का यूज करके ही ये बाइनरी सर्च नहीं लगा सकता? बिल्कुल आप लगा सकते हो। आप क्या कहोगे कि आपको पता है कि आपके सर्च स्पेस का स्टार्टिंग पॉइंट है 0 और एंडिंग पॉइंट है nm-1, ठीक है। आप हर बारी मिड कैलकुलेट करो, आप हर बारी मिड कैलकुलेट करो। अब 1D एरे में तो मिड एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे पॉइंट करता, यहां पे मिड किसे पॉइंट करेगा? क्योंकि यहां पे तो बस अब 2D एरे, तो चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को 1D एरे ना बनानी पड़े, मैं 2D एरे का यूज करके ही कुछ काम कर लूं। तो चलो देखते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी इंडेक्स आ रहा है, मिड आ रहा है, कोई भी मिड वैल्यू आ रही है, तो आप उस मिड वैल्यू का यूज करके वो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट निकाल सकते हो जिसको वो एक्चुअली पॉइंट कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, 0, दिस इज 3x4 राइट, 0 से 11 है आपका वर्क स्पेस, या मैं कहूँ सर्च स्पेस। सो 11 + 0/2 इज 5, तो मिड आ गया 5। अब फिफ्थ इंडेक्स किसे पॉइंट कर रहा है? अगर 1D एरे में स्टोर किया होता तो 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ इंडेक्स 11 को पॉइंट करता राइट। बट अब मैंने 1D एरे में तो स्टोर किया नहीं है, मुझे फिगर आउट करना है कि मिड की वैल्यू जब 5 है तो वो कैसे 11 को पॉइंट कर रहा है। तो आप बहुत आसानी से अपने मिड वैल्यू से आप XY कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? अगर आप कर दो मिड डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसमें कंसीडर करूं नंबर ऑफ रोज इज, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स इज m, ये n क्रॉस m मैट्रिक्स है राइट। तो अगर मैं करूं मिड बाय m, तो मेरे पास x आ जाएगा। देखें कैसे, मिड की वैल्यू है 5, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 4, अगर मैं करूं 5/4 तो ये वैल्यू क्या होगी 1। और देखो क्या मैं फर्स्ट रो में नहीं हूं, 11 मेरा फर्स्ट रो में एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो y की वैल्यू तो हो जाएगी मिड मॉड m। देखो 5 mod 4 इज ऑल्सो 1,
तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 1 क्रॉस 1 पे एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो 11 है, 5 11 को पॉइंट कर रहा है। और कोई एलिमेंट ले लो, मान लो इंडेक्स आ गया 8, 8th इंडेक्स कैसे पॉइंट कर रहा है, तो 8/4 इज 2, सो सेकेंड रो में 8 mod 4 इज 0, फर्स्ट 0th कॉलम में। 23rd इंडेक्स, 23rd ये जो एलिमेंट है 23, ये हमारा 8th इंडेक्स है, देख लो 5 6 7 8, यही है 8th एलिमेंट। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, nm माइनस nm टोटल एलिमेंट्स है, राइट। तो अगर आप m से डिवीजन दे रहे हो, यहाँ पे आप m से डिवीजन दे रहे हो तो आपको n की वैल्यू पता लग जाएगी, और मॉड m दे रहे हो, जब यहाँ पे रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हो तो कॉलम का कितना कंपोनेंट आपके प्रोडक्ट में आ रहा है वो आपको पता लग जाएगा। तो मिड बाय m दैट इज m, और m की वैल्यू क्या है, m एक्चुअली डिनोट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मिड बाय m और मिड मॉड m करके आप x और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो अपने करंट मिड का, बिना एक्चुअली एरे को यूज करे। और अब जब आपके पास मिड आ गया है, अब आप चेक कर लो आपका जो टारगेट था, मान लो 3 था, क्या वो लेस देन मिड है, जी हाँ लेस देन मिड है। तो हाई इज इक्वल्स टू मिड -1। अब हाई कहाँ आ जाएगा, लो 0 पे है, हाई आ जाएगा 4 पे, ठीक है। अब दोबारा मिड कैलकुलेट करेंगे, मिड आ जाएगा 2। चलो 2 के लिए देख लेते हैं, 2/4 करा, 2/4 करा तो 0 आ गया, तो 0th रो में एग्जिस्ट करेंगे हम, और 2 mod 4 करा तो 2 आ गया सेकंड कॉलम में, और देखो 0 1 2 यही हमारा सेकंड एलिमेंट है ना। तो हर बारी इस तरीके से हम लोग वर्क स्पेस को, सर्च स्पेस को रिड्यूस कर सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी रहेगी ऑर्डर ऑफ log nm, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि अब आप एक्स्ट्रा एरे बनाकर उसमें एलिमेंट्स को कॉपी नहीं कर रहे हो, सेम 2D एरे में बाइनरी सर्च लगा रहे हो, एज सिंपल एज दैट। बाकी सब कुछ पूरा इंप्लीमेंटेशन बाइनरी सर्च का सेम चलने वाला है। तो चलो फटाफट से इसकी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कितना इजी होगा इस सॉल्यूशन को कोड करना, एंड विल बी अ गुड टू गो। तो चलो यार अपने इंप्लीमेंटेशन को कोड करने के ट्राई करते हैं, ठीक है। जो भी लॉजिक हमने सोचा था, सबसे पहले बाउंड सेट कर लेते हैं, इंट लो इज इक्वल्स टू 0, और उससे भी पहले मैं n और m की वैल्यू ले आता हूँ। इंट n इज इक्वल्स टू a डॉट साइज, इंट m इज इक्वल्स टू a ऑफ 0 डॉट साइज। तो a डॉट साइज करने से हमें नंबर ऑफ रोज मिल जाएंगी, और a ऑफ 0 साइज करने से हमें नंबर ऑफ कॉलम्स मिल जाएंगे। तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ रोज, ठीक है। चलो उसके बाद लो सेट कर लेते हैं 0, हाई सेट कर लेते हैं n इंटू m -1, यही है हमारे बाउंड्स। एंड वाइल लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई, मिड कैलकुलेट कर लो, लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2, ठीक है। अब चलो, अब ये जो मिड आया इससे हमें कोऑर्डिनेट्स निकाल के लाना है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। सो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा मिड बाय एम, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा मिड मॉड एम। और अब हम लोग चेक करेंगे इफ a ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू टारगेट, राइट, तो रिटर्न ट्रू। else if a of xy is less than target, so I'll do low is equals to mid plus 1, else high is equals to mid minus 1, and अगर हमें कभी भी ऊपर एलिमेंट नहीं मिला, at last will return false, that's it। देखो अब a of mid नहीं कैलकुलेट करना है, a of x, y कैलकुलेट करना है, राइट, एंड देन विल बी अ गुड टू गो। चलो रन करके देखते हैं एक बारी फाइल को। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन को कॉल करने का कोड लिख दिया और टारगेट भी सेट कर दिया। रन करते हैं, 1 आ रहा है, 1 का मतलब मिल गया हमें एलिमेंट। एक न्यू लाइन डाल देते हैं ताकि लास्ट में ये परसेंटेज ना आए, ठीक है। 1 आ रहा है। अगर मैं 13 कर देता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे मैट्रिक्स में, तो 13 के लिए आंसर 0 आ रहा है। 23 कर देता हूँ तो 23 के लिए आंसर 1 आ रहा है। सही लग रहा है ना। और इसी तरीके से हम लोग सिंपली इस सर्चिंग इन अ मैट्रिक्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली एक 1D एरे में सर्च ही है। 2D एरे में बस डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया है, हम बस डेटा का रिप्रेजेंटेशन 2D से 1D लाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। आई होप कि ये कोडिंग इंप्लीमेंटेशन सबको समझ में आया है, काफी फास्ट हम लोगों ने कर दिया। मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि एक बार खुद से इस कोडिंग इंप्लीमेंटेशन को जरूर से ट्राई करना है, ताकि थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम लोग एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने काफी डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम ट्राई करी। हम लोगों ने पीक एलिमेंट्स के ऊपर 2 प्रॉब्लम करी, जहां पे एक्चुअली एरे पूरी तरीके से सॉर्टेड नहीं है, थोड़ा अनसॉर्टेड सा बिहेवियर है एरे का, बट स्टिल क्वेश्चन की सिचुएशन ऐसी है कि आप सर्च स्पेस को 2 हिस्सों में डिवाइड करके एक को डिस्कार्ड एक को एक्सेप्ट कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो वहां पे कैसे बाइनरी सर्च चलाना है हम लोगों ने वो फिगर आउट करा। साथ ही साथ 2D मैट्रिक्स के ऊपर अप्रोचेस देखेंगे, कैसे लीनियर सर्च हो सकता है, फिर रो वाइज बाइनरी सर्च हो सकता है,
और फिर एट लास्ट आप पूरी की पूरी 2D मैट्रिक्स पे ही बाइनरी सर्च लगा सकते हो, राइट। ये वाली अप्रोच भी हम लोग ने देखी है। तो आई बिलीव कि आज का लेक्चर काफी फ्रूटफुल रहा और अगले लेक्चर में भी हम लोग बाइनरी सर्च के ऊपर और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं, क्योंकि बाइनरी सर्च एक ऐसा टॉपिक है जितने ज्यादा तुम क्वेश्चन करोगे उतना तुम्हारा दिमाग डेवलप हो जाएगा कि यार अच्छा इस सिचुएशन में बाइनरी सर्च लग सकता है या ऐसे टाइप की सिचुएशन एक सर्चिंग प्रॉब्लम है। सो आई होप कि आप लोगों को लेक्चर बढ़िया लगा होगा, पसंद आया होगा। अब हम लोग अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं इन सारे टॉपिक्स में। सो आई होप कि ये C++ की DSA लेक्चर वाली सीरीज आपको काफी फ्रूटफुल लग रही है। इफ यस, देन डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी डाउट है तो देन डू ड्रॉप ऑल ऑफ योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी बाइनरी सर्च के ऊपर कुछ कूल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। दैट बीइंग सेड, इस लेक्चर को यहीं पे रैप अप करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय। आई एम संकेत सिंह साइनिंग ऑफ।